क्या हर चीज पानी से बनी है? मेरी किताब भी, मेरे कपड़े, क्या पहाड़ भी? बल्कि ये भी कहा जाता है कि जितने भी जानवर हैं, पौधे हैं, इंसान हैं, कीड़े हैं, मकोड़े हैं, ये सब कुछ पानी से बने हैं। पर मेरा आपसे एक सवाल है, हमें तो ये पता है कि जमीन सूरज का हिस्सा थी, फिर जमीन पर पानी कैसे आया? सोचो, फिर सोचो। तो जवाब मैं आपको देने लगा हूं, वो जवाब आपके जहन में नहीं आएगा। इस सवाल का जवाब का पहला हिंट डॉक्टर कार्ल सैगन, जो कि एक बहुत वेल नोन एस्ट्रोनॉमर हैं और बहुत सी बुक्स लिख चुके हैं, उन्होंने दिया ये कहकर कि पहले स्टार्स बने और फिर पानी आया हमारी जमीन पर। ये तो बड़ी अजीब बात हुई कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द स्टार्स एंड द वाटर। अब आपको मिल्की वे का तो पता ही होगा, जो कि हमारी गैलेक्सी है। इसमें ना सिर्फ हमारी जमीन है बल्कि सारा सोलर सिस्टम मौजूद है। एक मिसाल लीजिए, गैलेक्सी कितनी बड़ी है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए ये पूरा पेज एक मिल्की वे, एक गैलेक्सी है, तो हमारी जमीन कहां पर है? छोटा सा फुल स्टॉप, छोटा सा फुल स्टॉप, ये हमारी जमीन है। और बाकी जगह पर क्या है? बाकी जगह पर भी स्टार्स हैं। और ये स्टार्स हमारी जमीन जितने हैं, जमीन से छोटे भी हैं, जमीन से बड़े भी हैं, सूरज जितने भी हैं, सूरज से बड़े भी हैं, यानी सूरज से बड़े भी स्टार्स होते हैं। कितनी अजीब बात है ये, आपको बड़ी हैरानगी होगी ये बात सुनकर। कहा जाता है कि 200 से भी ज्यादा गैलेक्सीज हैं, तो हमारी जमीन की हैसियत कितनी है? छोटी सी, एक छोटी मोटी सी हैसियत है हमारी जमीन की। और जिस तरह जमीन एक स्टार है, या कह लीजिए प्लैनेट है, इसी तरह से और भी जैसे प्लैनेट्स एंड स्टार्स हैं। और ये स्टार्स बनते भी हैं और मर भी जाते हैं। ये स्टार्स मर भी जाते हैं। और आपको ये बात सुनकर बड़ी हैरानगी होगी कि कहा जाता है कि जब एक स्टार मरता है तो उसके मरने पर जो नजारा होता है, शायद वो इस कायनात का सबसे ज्यादा खूबसूरत नजारा है। वो कैसे? देखें, जो स्टार्स होते हैं ये बर्निंग के प्रोसेस में चल रहे होते हैं, हर वक्त जल रहे होते हैं। आप कह लें फ्यूजन हो रही होती है। स्टार्स बेसिकली हाइड्रोजन से बने हैं और फिर हाइड्रोजन फ्यूज होकर जलकर एक नए एलिमेंट में चेंज होती है। यानी हाइड्रोजन से बनता है हीलियम, हीलियम से बनता है कार्बन, कार्बन से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से नियॉन, नियॉन से मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से सिलिकॉन, सिलिकॉन से आयरन। और इस तरह से एक मुसलसल ये फ्यूजन का अमल चलता है। असल में ये चलना ऐसे जलना है जिससे स्टार्स को एनर्जी मिलती है और इस तरह वो कयाम पजीर रहते हैं, यानी स्टेबल। लेकिन जब आयरन बन जाता है, आयरन मजीद नहीं जलता और इस तरह से स्टार्स इनस्टेबल हो जाते हैं। अब क्या होगा? अब स्टार्स के अंदर कुछ होगा ऐसा कि बूम, एक धमाका, एक खूबसूरत तरीन धमाका। वो कैसे? ये इस धमाका कहलाता है सुपरनोवा। और इस दौरान जब स्टार फटता है, कह लीजिए, या कह लीजिए ये धमाका होता है, तो इतनी रोशनी पैदा होती है कि वो पूरी गैलेक्सी ही रोशन हो जाती है। और इस रोशनी का नज़ारा यकीनन खूबसूरत होगा, इफ़ यू इमेजिन। अब सवाल ये पैदा हुआ कि सुपरनोवा जो हो गया है, ये धमाका जो हुआ, इसके बाद क्या बना? इसके बाद दो चीज़ें बहुत ज़्यादा अहम पढ़ने को मिलती हैं। एक का नाम है स्टारडस्ट, वो बिखरा हुआ मैटर जिसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, या कह लीजिए बहुत सारे कंस्टिट्यूएंट्स हैं जो कि बना सकते हैं कुछ और भी, और इसको हम बोलते हैं स्टारडस्ट। और दरमियान वाला हिस्सा जो किसी स्टार का था, दैट इज कॉल्ड नाउ अ पुल्सर। इसको पुल्सर बोल सकते हैं, इसको न्यूट्रॉन स्टार बोल सकते हैं। ये बहुत ही डेंसिएस्ट चीज है शायद पूरी यूनिवर्स की। आपको एक बात समझाते हैं, अगर हम एक चम्मच भरते हैं इस पुल्सर का, तो इसका वजन इतना होगा जितना कि माउंट एवरेस्ट का। यानी इस जो दरमियान है बचा, या दरमियान का हिस्सा जिसको हम न्यूट्रॉन स्टार कह रहे हैं, शायद ये जमीन जितना है, यानी जमीन जितना भारी। इस न्यूट्रॉन स्टार के बारे में यह भी कहा जाता है कि ये एक स्टील जितना सख्त है। स्टार फाइटर रॉबर्ट गोबियर ने यह लिखा था कि अ स्टार क्रस्ट इज स्ट्रॉन्गर देन स्टील। इस न्यूट्रॉन स्टार या पुल्सर के बारे में एक और भी बड़ी शानदार बात है जो कि नासा के एक्स-रे ऑब्जर्वेटरी ने बताई, दैट इट पंचेस होल इन इंटरस्टेलर डिस्क। एक बात समझ लीजिए कि हमारे पास एक जो हमारी गैलेक्सी है, जैसे इस तरह गैलेक्सी कुछ हिस्सा स्पाइरल रखती है और इस स्पाइरल गैलेक्सी में एक बल्ज होता है, एक फूला हुआ हिस्सा, और उसके गिर्द एक समझ लीजिए धुआं सा
या धुएं की तरह की एक डिस्क होती है, इसको कहते हैं इंटरस्टेलर डिस्क। बहरहाल ये मैंने बहुत आसान करके बताया। तो इंटरस्टेलर डिस्क स्टार्स के करीब या इर्द गिर्द होती है, और ये जो पल्सर होता है ये उसके अंदर होल भी कर सकता है, यानी इट पंचेस होल। अब वो जो धमाके से यानी कि सुपरनोवा के बाद जो बिखर गया मटेरियल बहुत ही कीमती है, क्योंकि उसके अंदर मैंने आपसे कहा कि कंस्टिट्यूएंट्स हैं, उसके अंदर कार्बन है, उसमें ऑक्सीजन है, उसमें नियॉन है और दूसरे मटेरियल भी हैं जो कि इंतहाई ज़रूरी है। ये कहाँ पर जरूरत आएंगे मैं बताता हूँ आपको, लेकिन यहाँ पर एक बात हमें और समझनी पड़ेगी कि इसको कहते क्या है। दैट इज कॉल्ड स्टार डस्ट। अब जो स्टार डस्ट है इसके बारे में भी बहुत सी बातें आपको सुनने को मिलेंगी जो कि ऑब्जर्व की गई। जैसे कि ग्रोंका बिलाल बी गोवेक ने कहा कि सीमेंट नैनो पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन अ स्पेस, अ सीमेंट नैनो पार्टिकल्स आर प्रेजेंट, यानी ये जो स्टार डस्ट थी ये सीमेंट लाइक थी। मतलब आसान बात की जाए तो इसका मतलब ये होगा कि अगर इस स्टार डस्ट में कुछ पानी आ गया और इसके अंदर जम हो गया, मिल गया, तो ये गूंद जाएगी या कह लीजिए आपस में जुड़ जाएगी, और जुड़ने के बाद फिर कुछ नया बना सकती है। अब बात कुछ समझ में आ रही होगी, इसको क्लियर करते हैं। असल में हुआ कुछ यूं कि जो ऑक्सीजन बनी थी, कहां पर, वो जो फ्यूजन का प्रोसेस हो रहा था और डिफरेंट एलिमेंट्स बन रहे थे, वो ऑक्सीजन पहले से मौजूद हाइड्रोजन से मिली और मिलने के बाद वाटर पार्टिकल्स बने। ये वाटर थोड़े छोटे पैकेट्स की शक्ल में स्पेस में पाया गया। इसको भी बताया गया ये कहकर कि वाटर इज ऑन इंटरप्लैनेटरी स्पेस। दिस इज अ पिक्चर क्रेडिटेड बाय लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लैबोरेटरीज। अब ये जो आपको पानी नजर आ रहा है ये बड़ा खास है, क्योंकि इसी के गिर्द क्या है, स्टार डस्ट। अब ये उस स्टार डस्ट के साथ मिलेगा और समझ लीजिए कि वो कुछ नया बनाने जा रहा है। और इस बात की दलील हमें एंड्रयू वेस्टफॉल के उस कॉल से मिलती है जिसमें वो कहता है कि बाय एनालाइजिंग द स्टार डस्ट वी कैन अंडरस्टैंड आवर ओरिजिन। जब इस स्टार डस्ट का मुआयना किया गया तो स्टार डस्ट के ऊपर ऑर्गेनिक पार्टिकल्स थे। ऑर्गेनिक पार्टिकल का आसान मतलब कहें तो इसका मतलब है कि ये लाइफ को वाकई में सपोर्ट करते थे। यानी इस बारिश के जरिए से ये जो बारिश आसमान से आई है, स्पेस से आई है, ये बहुत ही अहम है और नई जिंदगी को बना सकती है। यहां आपको मेरी बात कुछ ना कुछ समझ में आई है, लेकिन अब आपको मैं एक खास बात बताने जा रहा हूं जो वाकई में अपनी मिसाल आप है, और वो ये है कि जो अब तक हमने डिस्क्राइब किया है साइंटिस्ट के हवाले से और डिफरेंट डॉक्टर्स और एस्ट्रोलॉजर्स के एतबार से, उस चीज का जिक्र पहले ही आया था कुरान में। ये कुरान ने इसको कैसे डिस्क्राइब किया, इसको देखते हैं एक दफा। कुरान की एक सूरत है, सूरह तारिक, जिसको आप पुलसर भी कह सकते हैं। मैं आपके सामने आयत नंबर 1 से 8 का थोड़ा सा खुलासा करने जा रहा हूं। पहले तर्जुमा देखते हैं। कसम है आसमान की और कसम है पुलसर की, और तुमको क्या मालूम कि पुलसर क्या है? ये चमकता हुआ तारा है जो सुराख कर सकता है, अ पियर्सिंग स्टार, कि कोई जान ऐसी नहीं कि जिसका निगरानी करने वाला मौजूद ना हो। अब इंसान को ये देखना चाहिए कि उसे किस चीज से पैदा किया गया। उसे उछलते या निकलते हुए पानी से पैदा किया गया, जो स्टील और सीमेंट के दरमियान से निकलता है। बेशक अल्लाह उनको दोबारा पैदा करने के काबिल है। यहां मैं थोड़ी सी वजाहत दे दूं, यानी पुलसर क्या है? इंतहाई सख्त चीज, चमकदार और जो सुराख कर देती है। यहां कुरान में चमकदार, क्योंकि हमने अभी देखा कि पुलसर या न्यूट्रॉन स्टार बहुत रोशन होता है और इसकी रोशनी जमीन से भी देखी जा सकती है। इसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड होता है और ये रोशनी देता है एक खास सिमत में, और समझ लीजिए मूव कर रहा है। तो जब ये मूव करता हुआ इसकी रोशनी जमीन की सिमत की तरफ आती है तो हम इसे देख सकते हैं। उसके बाद रोशनी चली जाती है किसी दूसरे तारे की तरफ, तो हमें लगता है कि रोशनी आ रही है और जा रही है और ये ऐसे चमकता हुआ महसूस होता है। तो यही न्यूट्रॉन स्टार या चमकता हुआ तारा। और ये भी कहा गया इसमें सख्ती कैसे आई है कि ये वहां पर छेद कर देता है या कह लीजिए सुराख कर देता है जहां हम सोचते नहीं थे। जैसे नासा चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी ने आपको बताया और वो तस्वीर भी दिखाई। अब जो पानी आ रहा है इसको आप डिफरेंट तर्जमा करते हैं लोग, तो उछलता हुआ, जिसके पास उछलने से मुराद आप ये कह सकते हैं इसमें एक एनर्जी होती है। जो बरसता हुआ पानी है इसमें भी एनर्जी है।
बहरहाल उछलता हुआ या निकलता हुआ पानी वो बरसात है जो स्पेस से सारे वो न्यूट्रिएंट्स लेकर आ रही है, कह लीजिए वो जो इंग्रेडिएंट्स है जो जिंदगी की पैदाइश के लिए ज़रूरी है वो लेकर आ रही है। तो ये हमारे पास वो पानी है। ये पानी की डायरेक्शन भी अल्लाह ताला ने बताई और ये बताया कि ये आग कहाँ से रहा है। ये आ रहा है उस पुल्सर, वो जो चमकता हुआ तारा और वो जो सुपरनोवा के बाद बिखरी हुई डस्ट थी उसके दरमियान से। डस्ट यहां पर समझ लीजिए मुरक्कब को शो कर रहा है, यानी बहुत सी चीजों का मिक्सचर, और जो पुल्सर है या वो चमकता हुआ तारा है उसके दरमियान से। और वो चमकता हुआ तारा क्या है, बहुत मजबूत, स्टील की मानिंद, इसलिए लिखा कि स्टील और वो जो स्टार डस्ट है उसके दरमियान से ये पानी आ रहा है। और इसको मैंने आपको दिखाया कि आज की रिसर्च के मुताबिक भी वो पानी वहां पर मौजूद है। अब जितने भी इंसान, चरिंद परिंद, कीड़े मकोड़े बन चुके हैं और ये सारा कुछ जो जमीन और आसमान के दरमियान है सब कुछ बनाया जा चुका है। इसके बनाने का किस तरह से वाकया हुआ है ये बताया जा चुका आपको। और अगर ये खत्म भी हो जाए सारा कुछ तो दोबारा बनाने में अल्लाह ताला कहते हैं कि वो कादिर हैं, बना सकते हैं। ये बात बहुत अहम है और समझने के काबिल है। अब ये जो सब कुछ बनाया गया है, इस बनाए गए पर भी एक बात और है। जैसे मिसाल के तौर पर अब जो ये बारिश बरस के आई है, इससे बनाया क्या है, इसके बारे में एक छोटी सी आयत और सुनाते हैं। वैसे तो कई आयत हैं लेकिन एक आयत बड़ी खूबसूरत है। इस आयत का तर्जुमा कुछ यूं है, ये सूरह फातिर की 27वीं 28वीं आयत है। इसका तर्जुमा कुछ ऐसा है, क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ने आसमान से पानी उतारा, फिर हमने उसके जरिए से रंग बिरंग के फल निकाले, और पहाड़ों में भी ऐसे रंग बिरंग के टुकड़े हैं जो रंग बिरंग के सुर्ख और सफेद हैं और काले और स्याह भी, और इंसानों और जानवरों और चरने वालों में भी ऐसे हैं जिनके मुख्तलिफ रंग हैं। गौर कीजिएगा, यानी इसमें इंसान हैं, इसमें जानवर हैं, इसमें रंग हैं, इसमें पहाड़ हैं। ज़रा गौर कीजिए कि अगर हम इन चीज़ों को अपने इर्द गिर्द देखें तो ये हमारी ज़मीन को कितना खूबसूरत बना रहे हैं। अगर ये रंग ही ना होते इस कायनात के अंदर, और रंगों की कंपोजिशन क्या है वो भी वो स्टारडस्ट बताती है, और हम किस तरह से बने हैं और हमारी ओरिजिन कैसी है वो भी स्टारडस्ट बताती है आज के ज़माने में। और अब हम इसको सीख रहे हैं, जबकि इसका जिक्र तो उस वक्त हो चुका है जब तक साइंस ने इतना कुछ नहीं देखा था। इंतहाई खूबसूरत बात एक और भी यहां पर आपको बताता चलता हूं, वो क्या है कि ना सिर्फ इस बारिश के बरसने का जिक्र है बल्कि यही पता चलता है कि इस बारिश का पानी, या कह लीजिए ये जो हमारे पास स्टार डस्ट की जो बौछार है, इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं इसको हम पढ़ रहे हैं। बहुत से मिशन बनाए गए हैं इसके लिए। जैसे एक मिशन स्टार डस्ट मिशन के नाम से मशहूर है, शायद आपने इसको किसी जगह पे पढ़ा भी हो। उस मिशन के मुताबिक बहुत से लोगों ने वहां पर ऑब्जर्वेशंस दी हैं। उनमें से चंद एक ऑब्जर्वेशंस जो काफी कीमती हैं और वेल नोन है, इसके बारे में कुछ यूं कहा जाता है, स्टार डस्ट इज स्टिकी एंड कवर्ड विद द ऑर्गेनिक मैटर। यह किसने कहा? डॉक्टर विलियम रिवेली, प्रोफेसर ऑफ बायोकेमिस्ट्री इन आयरलैंड। डॉक्टर फ्रांसिस्का कैंपर, जिन्होंने बहुत से पेपर राइट किए हैं, इन्होंने भी ये थोड़ी सी बात इसमें और ऐड कर दी कि स्टार डस्ट इज अ सॉफ्ट एमॉर्फस नॉट क्रिस्टलाइन सिलिकेट। अगर इसको बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में कहूं तो ये गूंधी हुई मिट्टी की तरह है, यानी जैसे हमने किसी एक मिट्टी को गूंदा हो और जब हम उसे देखते हैं तो हमें सॉफ्ट महसूस होती है, और उसकी जो कंपोजिशन है वो एमॉर्फस होती है। ठीक है, एमॉर्फस से मतलब है कि वो एक स्पेसिफिक ज्योमेट्रिकल शेप नहीं रखती। ये बात नोट करने वाली है। इसी तरह से डॉक्टर फ्रांस क्रूगर एंड डॉक्टर जोशन कैसल, मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट म्यूनिक जर्मनी से हैं, उन्होंने कहा कि इट इज टार लाइक। अब टार लाइक मतलब ब्लैक, काली, एक बात के लेंगे जिसमें चीड़ हो, खिंच सकती हो। वो खिंचने से एक बात मैं थोड़ी सी और आपके दिमाग में ऐड कर देता हूं कि अगर मिट्टी को खींचा जा सकता है तो फिर वो उसे हम कहते हैं प्लास्टिसिटी, और जिस मिट्टी में प्लास्टिसिटी होती है
उसके ज़रिए से हम बर्तन बना सकते हैं, उसके ज़रिए से हम मुख्तलिफ मूर्तें बना सकते हैं, हम उसको एक शेप दे सकते हैं। ये भी अपने दिमाग पर रखिएगा। अब यहाँ पर अगर हम इसको थोड़ा सा जोड़ते हैं अपनी पुरानी नॉलेज से जो 1400 साल पहले है, तो बड़ी अजीब बात देखने को आती है कि इन दोनों यानी जो अब चीज़ें हम या मुशाहिदे कर रहे हैं वो काफ़ी हद तक मुशाबहत रखते हैं। जैसा कि सूरह रोम आयत 20 में ये कहा गया, हमने इंसान को मिट्टी से पैदा किया, यानी वो डस्ट हो गई। सूरह साफात आयत 11 में भी ये बात कही गई, हमने इंसान को लेसदार मिट्टी से पैदा किया। सूरह हुज आयत 26 में भी ये बात कही गई कि हमने इंसान को काली गूंधी हुई मिट्टी से पैदा किया। तो आप ये देख रहे हैं कितनी अहम बातें कि हम जिन चीज़ों को नहीं देख पाए थे उसको हम साइंस की आंख से देख रहे हैं। ये हकीकतें हैं जो वक्त के साथ साथ हम पर मज़ीद खुलती जाएंगी और हम इनको एक्सप्लेन करते रहेंगे अगर हम खोज में लगे रहे। लेकिन यहाँ पर एक बात सोचने वाली भी है कि ये सब बातें किसी तरफ इशारा कर रही हैं। हम इसके ज़रिए से हम अपनी कायनात को सीख रहे हैं कि वो कैसे बनी, उसमें किस तरह से तब्दीलियां आईं, और ये तब्दीलियां सिखा कौन सकता है? ये तब्दीलियां सिखा सकता है तो वो एक ही हो सकता है जिसने ये तब्दीलियां की हो, जिसने इस कायनात को बनाया हो। क्योंकि कायनात को बनाने वाला ही ये बता सकता है कि किस किस तरह से वो सब कुछ हुआ जो हम नहीं देख पाए थे। हमें यहाँ बहुत कुछ गौर करना होगा कि हम पर कुछ अहकामात हैं और उन अहकामात की हमें पैरवी करनी है। अगर हम उसकी पैरवी नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? आजकल आप देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ा इंसान के ऊपर पेंडेमिक आ चुका है, हलाकतें हो रही हैं और वो कोरोना वायरस की वजह से है। अब जो कोरोना वायरस है वो क्या कर रहा है? वो भी कुछ निशानियां दे रहा है कुछ समझने के लिए, अगर इंसान उसको समझे। अल्लाह ने हमें अमन से, पीस से रहने को कहा, हुक्म दिया जुल्म मत करो, जुल्म मत करो, किसी के साथ बुरा ना करो। ये बात सिर्फ मुसलमान पर राइज नहीं होती बल्कि सारी कायनात के हर एक जर्रे पर राइज होती है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हिंदू एंड मुस्लिम। लेकिन एक बात देखें कि हमने कश्मीरियों को बंद कर दिया, कर्फ्यू लगा दिया, तो जब अल्लाह का हुक्म आया तो पूरे के पूरी जमीन पर कर्फ्यू लग गया। खुद इंसान अपने आप को बंद करने पर मजबूर है। ये इस बात की तरफ इशारा है कि हम अल्लाह से नहीं लड़ सकते। अब आप बाबरी मस्जिद को ले लीजिए कि इंसान ने कितनी कोशिश की इसे बचाने की, आखिरकार हार गया। लेकिन जब अल्लाह ने खुद अपना फैसला दिया तो कोई कुछ भी नहीं कर सका। जब मुसलमानों ने भी अपने आप को मजबूत समझा और अपने आप को उस राह से हटा दिया जिस राह पर अल्लाह ने चलने को कहा था, तो उनको भी निकाल कर बाहर कर दिया और उनके ऊपर और लोग आ गए। अंग्रेजों ने हुकूमत की, हिंदुओं ने हुकूमत की, फिर उनके ऊपर किसी और ने हुकूमत की, और ये सिलसिला चलता रहेगा उस वक्त तक जब तक हम अपने आप को ये जानकर कि हम इस दुनिया में बहुत मजबूत हैं और सारे फैसले हमारे हैं और अल्लाह ताला को दरमियान से निकाल कर अपने रब को, अपने गॉड को निकाल कर फैसले करेंगे, तो फिर क्या होगा? ऐसा ही होगा जो आज हमारे साथ हो रहा है। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा पॉइंट समझ में आ गया होगा। मैं किसी की दिल आज़ारी नहीं चाहता, चाहे वो किसी मजहब से ताल्लुक़ रखता हो, पर उससे एक बार सोचना ज़रूर चाहिए उन निशानियों पर जो हमें बार बार दी जा रही हैं। कुछ लोग और कुछ नेशंस अपने आप को जितना मर्जी बड़ा समझ लें, सुपर पावर बन जाएं, लोगों पर जुल्म करना शुरू कर दें, ये सोचकर कि वो तो बहुत ताकतवर हैं। लेकिन कोई ऐसा भी है जो इस कायनात को चला रहा है और वो सबसे ज़्यादा ताकतवर है। वो एक छोटी सी मक्खी से, वो उससे भी छोटे कीड़े से, वो उससे भी छोटे एक वायरस से इंसान को इतना खौफजदा कर सकता है कि पूरी नेशंस ज़मीन के ऊपर कर्फ्यू लग जाए, खुद ब खुद इंसान ये चाहे कि उसको बंद कर दिया जाए। तो आपने देखा कि हम कहते हैं ना कि जुल्म एक हद से ऊपर नहीं बढ़ सकता। तो आज वो देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ पे मुजालिम होते हैं, ये हम पर जो मुसाइब आते हैं,
ये क्यों आते हैं? इंसान को ये बताने के लिए कि यू आर नथिंग, समबडी इज देयर हु इज कंट्रोलिंग। कोई जान ऐसी नहीं है जिसके ऊपर जिसकी निगहबानी ना हो रही हो, जिसके ऊपर एक निगहबान ना हो। ऐसा नहीं हो सकता। हर कोई जज किया जा रहा है, अपने अच्छे डीड्स के लिए भी और बुरे के लिए भी, और वो भुगतेगा। तो इसलिए आज हमें इस बात का फैसला करना है कि हम किस तरीके से अपने आप को, सबसे पहले अपने आप को, फिर अपने इर्द गिर्द को, अपनी नेशन, अपने मुल्क को किस तरह से इस तरह बना सकते हैं कि हम उस अजाब का शिकार ना हों। ये जो हमने जितनी भी साइंटिफिक पहलू में बात की, इसका मकसद कुरान को सही साबित करना नहीं था, बल्कि ये हमारे लिए वो अलामतें हैं जिसके बारे में कुरान ने लिखा है कि समझने वालों के लिए निशानियां हैं, अक्लमंदों के लिए निशानियां हैं, इल्म वालों के लिए निशानियां हैं। तो ये वो निशानियां हैं जिसके जरिए से वो ज़ात जो दिखती नहीं है वो हमें अपने आप से जोड़ रही होती है, क्योंकि वो हमसे मोहब्बत करती है। दुनिया का हर शख्स, यानी यहाँ पर किसी किस्म का कोई फिरका, कोई मजहब, कुछ नहीं, तमाम लोगों को अल्लाह ताला अपने पैगाम को सुनाता है और सबसे मोहब्बत करता है। और जो अच्छा करेगा, जो उसके हुक्म के मुताबिक काम करेगा, उसको अच्छा अजर मिलने वाला है। बहरहाल आज का सिलसिला यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको लगता है कि इस सिलसिले को आगे चलना चाहिए तो अपना प्यार ज़रूर दिखाएं, लाइक करें, शेयर करें लोगों के साथ, ताकि उनको भी सीखने का मौका मिले। और जो बात आप खुद भी कहना चाहें उसको कमेंट बॉक्स में राइट करें, सब्सक्राइब करें ताकि इस चैनल को आगे बढ़ाया जा सके। इस सिलसिले को, जिसका नाम मैंने रखा है इस्लाम एंड साइंस, ये बहुत कीमती सिलसिला रहेगा और इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का मौजू अच्छा लगा होगा। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे थे उमैर खान एकेडमी और मैं हूँ उमैर खान।